दोस्तों, मालदीव के लोग भूल चुके हैं कि जिस मुल्क के टूरिज्म पे ये इतना नाज करते हुए कभी इतना आगे ना बढ़ता अगर भारत मालदीव के पीछे खड़ा ना होता। भारत उन चुनिंदा मुल्क में से एक है जिसने मालदीव आज़ादी के बाद से लेकर आज तक यानी पिछले 60 सालों में हर परिस्थिति में इनकी मदद की है। फिर चाहे वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना हो या 1988 के तख्तापलट को रोकना हो या 2004 की सुनामी में मालदीव की मदद करना हो या फिर मालदीव के व्यापार को आगे बढ़ाना हो, हर जगह भारत ने आगे बढ़कर मालदीव की मदद की है। यही नहीं, साल 2014 में मालदीव के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने के बाद मालदीव के लोग प्यास से मर रहे थे, उस जगह भी भारत ने उनकी बहुत मदद की थी। दोस्तों, मालदीव को अंग्रेजों से 1965 में आजादी मिली। इसके 3 साल बाद एक जनमत संग्रह कराया गया जिसमें जनता ने 850 साल पुरानी राजशाही का खात्मा करते हुए लोकतंत्र पर अपनी मोहर लगाई। इब्राहिम नसीर पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन जनता ने जिन उम्मीदों के साथ नसीर को गद्दी पर बिठाया था वो जल्द ही टूटने लगी। राजनीतिक विवाद और फिर आर्थिक मसलों ने इतना व्यापक रूप ले लिया कि नसीर देश का पैसा लेकर सिंगापुर भाग गया, जिसके बाद मामून गयूम देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। नासिर देश से तो चले गए, लेकिन यहाँ पर कब्जे का सपना उन्होंने नहीं छोड़ा। 1988 में व्यापारी अब्दुल लुत्फी ने गयामू सरकार के तख्तापलट की साजिश रची, जिसमें श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर तमिल ईमेल ने उसकी मदद की थी। ये वही संगठन था जिसने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करवाई थी। इस तख्तापलट के तहत 3 नवंबर 1988 को श्रीलंका के उग्रवादी मालदीव की राजधानी माले पहुंचते हैं। इन घुसपैठियों ने मालदीव की राजधानी पर 2 तरफ से हमला बोला। एक गुट रेडियो और दूसरा टेलीकम्युनिकेशन सेंटर की ओर बढ़ा। दूसरा गुट राष्ट्रपति की तलाश में निकला। राष्ट्रपति गयूम तक जैसे ही खतरे की आहट पहुंची, वे एक सुरक्षित स्थान पर जा छिपे। उनकी ओर से पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत को इमरजेंसी मैसेज भेजे गए। पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर ने कहा कि वे मदद की हालत में नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी सीधे साधे दखल देने से इनकार कर दिया। फिर 3 नवंबर 1988 की सुबह थी जब तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीएन शर्मा को एक फोन आया जब वो आर्मी हाउस से अपने साउथ ब्लॉक कार्यालय के लिए निकलने वाले थे। यह कॉल प्रधानमंत्री कार्यालय के विदेश सेवा अधिकारी रोनेन सेन की थी कि मालदीव समूह में आपातकाल है महोदय। राजधानी माले द्वीप पर कल रात लगभग 100 से 200 आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, जो जाहिर तौर पर श्रीलंका से आए थे। राष्ट्रपति गयूम एक नागरिक के घर में छिपे हुए हैं। उनके मुख्यालय, महल और सुरक्षा सेवाओं के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया है और उनके कई मंत्रियों को बंधक बना लिया गया है। हमारे पास तत्काल मदद के लिए उनके पर्यटन मंत्री के घर से सैटेलाइट फोन पर एक एवस है। क्या सेना मदद कर सकती है? जनरल शर्मा ने जवाब दिया, बेशक हम मदद कर सकते हैं, हम तुरंत इस पर काम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार ऑपरेशन कैक्टस की कहानी शुरू हुई, जो भारत द्वारा किए कुछ मिशनों में से एक था, जिसमें रक्षा बलों के तीनों अंग सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल थे। 3 नवंबर को जैसे ही जनरल वीएन शर्मा कैबिनेट बैठक के लिए अपने साउथ ब्लॉक कार्यालय पहुंचे, लिफ्ट क्षेत्र के पास उनकी मुलाकात सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रॉड्रिक्स से हुई। जनरल शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल रॉड्रिक्स को स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने तुरंत सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ के साथ बात किया और वायुसेना और नौसेना के कर्मचारियों को स्थिति के बारे में सचेत किया। जनरल शर्मा ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में भारतीय हस्तक्षेप नवंबर 1988 में लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रॉड्रिक्स व्यक्तिगत रूप से आगरा में पैराशूट ब्रिगेड को फोन किया और ब्रिगेड के सामरिक मुख्यालय और एक पैराशूट बटालियन को 2 घंटे के नोटिस पर तत्काल ऑपरेशन के लिए हवाई परिवहन द्वारा देश से बाहर ले जाने के लिए कहा। राजीव गांधी ने एक जरूरी बैठक की अध्यक्षता की जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख ने भाग लिया। फिर 3 नवंबर को दोपहर में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति में गयूम के लिए सैन्य मदद की अनुमति दी गई और आगरा में पैरा ब्रिगेड को एक संदेश भेजा गया। जब ब्रिगेडियर फारूक बलसारा के नेतृत्व में पैरा ने ऑपरेशन की योजना बनाना शुरू किया, तब तक नौसैनिक टोही विमान से पहले ही मालदीव के ऊपर थे। ऑपरेशन 3 नवंबर की रात को शुरू हुआ जब भारतीय वायुसेना के इल्यूजन IL-76 विमान ने पैराशूट रेजिमेंट की 6वीं बटालियन और 17वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट सहित 50वीं पैराशूट ब्रिगेड की टुकड़ियों को आगरा वायुसेना स्टेशन से एयरलिफ्ट किया। 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी बिना रुके तय करते हुए वे संकट काल से 9 घंटे के भीतर हुलोले द्वीप पर माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। भारतीय सैनिकों ने हवाई पट्टी के चारों ओर स्थिति संभाली, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। रेडियो पर यह सुनकर कि भारतीय सेना आ रही है, भाड़े के सैनिक भाग गए। भाड़े के सैनिकों ने एक मालवाहक जहाज का अपहरण करके उसमें 27 बंदूकों को बांधकर
भागने का प्रयास किया, जिसमें मालदीव के परिवहन मंत्री अहमद मुतुजुबा और उनकी पत्नी उर्सुला भी शामिल थे। भारतीय नौसेना ने बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपहरण किया हुआ जहाज को श्रीलंका के तट पर रोक लिया गया। जैसे ही युद्धपोत हुआ, भाड़े के सैनिक ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 बंधकों को पुल पर खींच लिया और उनके सिर उड़ा दिए। उनके शवों को लाइफ बॉय से बांध दिया गया था और इस उम्मीद में समुद्र में फेंक दिया गया कि भयानक दृश्य देखकर भारतीय नौसेना को रोक दिया जाएगा। लेकिन तनावपूर्ण गतिरोध के बाद विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें आईएनएस गोदावरी पर ले जाया गया, जिससे 18 घंटे के भीतर तख्ता पलट की कोशिश प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। उधर ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा राष्ट्रपति गयूम के पास सेफ हाउस पहुंच गए। ब्रिगेडियर ने राष्ट्रपति से हुलहुले आयरलैंड चलने का अनुरोध किया, मगर गयूम वहां जाने से मना कर दिया। राष्ट्रपति गयूम ने कहा कि उन्हें नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर जाना है। वहां पहुंचकर गयूम ने सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फोन किया और भारत का शुक्रिया कहा। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भारत जैसे बड़े देश से पंगा लेना मालदीव को भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। 5.5 लाख की आबादी वाला यह देश इतना घटिया हरकत कैसे कर सकता है और इसकी कीमत इसे चुकानी पड़ेगी।